नमस्कार दोस्तों। सबको मेरा नमस्कार और धन्वंतरी मॉर्निंग। एक 2 मिनट हम थोड़ी राह देखेंगे। आप सभी लोग आपके घरों में खुशहाल होंगे। आपके साथ साथ आपके फैमिली की भी आप अच्छी तरह से निगरानी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले 15 दिनों में कोरोना की महामारी के साथ साथ वातावरण में भी बहुत ऐसे बदलाव है कि हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 3 से 4 जिलों में बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है। और जिसके कारण जो धूप के सीजन की फसल थी उसमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बेसिकली आने वाले दिनों में ये बिना समय की बारिश या कड़ी धूप या ठंड की लहरें, ऐसी बहुत सी समस्याओं से हमें सामना करना पड़ेगा, ताकि वातावरण में जो बदलाव आए हैं उस बदलाव का ये नतीजा है कि अभी आने वाले दिनों में फसल हो, हमारी खुद की सेहत हो, इन दोनों के ऊपर इस वातावरण बदलाव का सबसे बड़ा असर हो रहा है। वातावरण में या इस प्रकृति में हर एक जो जीव है वो अपने आप को इस वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है कि मैं खुद को इस बदले हुए वातावरण में खुद को मैं कैसे कोप अप कर पाऊं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस वातावरण बदलाव का जो परिणाम है वो इस प्रकृति के हर एक हिस्से को सहना पड़ रहा है, और जिसमें ज्यादा जो तकलीफ आ रही है वो इंसान को हो रही है। अभी अगर कहा जाए तो इंसानों के ऊपर ही ये बड़ी तकलीफ क्यों है, ज्यादा तकलीफ क्यों है, क्योंकि वातावरण के साथ मिलजुल के काम करना ये हम लोग भूल गए हैं। हम हर समय अपने आप में ये कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं कि कितना भी वातावरण में बदलाव आए, कितना भी प्रकृति के नए नए संकट हमारे सामने आए, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। दोस्तों, अगर एक ढंग से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल अच्छी है कि हमारे बीच में आने वाली हर एक आपत्ति का, हर एक संकट का सामना करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने खुद को बचाते हुए प्रकृति के किसी दूसरे हिस्से के ऊपर हम कोई अन्याय नहीं कर रहे, ये भी अपने आप में जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए पिछले 1 डेढ़ साल से हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। लेकिन फिर भी जगह जगह पे, देश के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में इंसान की ये जो लड़ाई है इस विषाणु के खिलाफ, इस वायरस के खिलाफ, ये हमें एक ही सीख सिखाती है कि इस प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति के अपने हर एक हिस्से को बचा के रखो, प्रकृति में हर किसी को रहने का अधिकार है, वो उससे मत छीनो। और साथ ही प्रकृति ने दिए गए हर एक कोई जो वरदान है हमारे लिए, चाहे हो जल हो, चाहे वायु हो, या प्रकृति में हमें ऑक्सीजन दिलाने वाले पेड़ हो, इन सब का जो महत्व है उसको हर बार ध्यान में रखो। अभी महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत वायरल हुआ था।
एफएम पे, टेलीविजन पे भी उस डॉक्टर के इंटरव्यू लिए गए कि उस डॉक्टर ने ये एक बीमारी के खिलाफ, वो कोरोना हॉस्पिटल चला रहा है, उस मरीज को 2-4 दवाई लिख के दी प्रिस्क्रिप्शन में, और अंत में लिखा था कि आप ठीक होने के बाद एक पेड़ लगाओ ताकि भविष्य में ऑक्सीजन पैसा देके खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है इतना वायरल हुआ कि अभी हर किसी को ये लगने लगा है कि अगर सही में हमें ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ तो आज तक हमें फोकट में ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन उसका महत्व हमने कभी जाना नहीं। और इसीलिए बहुत बार हम ये चाहते हैं कि जो कुछ चीजें हमें फोकट में मिल रही है उसकी हमें कीमत नहीं होती है। 2-3 दिन से एक पोस्ट फिर से वायरल हो रही है कि साउथ अफ्रीका में ऐसा ऐसा हुआ है, पानी के ऊपर निर्बंध लगा दिए गए हैं, पानी अभी पूरे पैसे दे के ही खरीदना पड़ेगा। जल हो, वायु हो, उसके जो नैसर्गिक स्रोत है उनके ऊपर अगर हमने आक्रमण किया तो दोस्तों, इंसान को रहने के लिए ये जो हम पृथ्वी है, ये धरती है, ये ठीक नहीं होगी। और इसलिए कोरोना की इस महामारी से झुलसते समय खाली हमारे ऊपर कोई बीमारी आई है और इसके खिलाफ हमें इलाज ढूंढना है, ऐसा सोच ना रख के हमें इस प्रकृति को ठीक करना है। हमें इस प्रकृति में हो रहे जल के प्रदूषण को, वायु के प्रदूषण को रोकना है। हमें खुद से कुछ ना कुछ एक तो अच्छा काम करना है कि जिसके कारण इस प्रकृति में रहते समय हमें अपने आप में एक गर्व महसूस हो। तो दोस्तों, आइए चलो इस कोरोना के महामारी के समय हम अपने आप में एक प्रतिज्ञा ले लेंगे कि हमें क्या करना है। तो अभी बारिश शुरू हो जाएगी सभी जगह पे, जहां हो सके, जहां पे आसानी से हो सके, जहां पे हम उसकी निगरानी कर सके, वहां पे कम से कम हम अपने आप में एक पेड़ लगाएंगे। चलो धन्वंतरी द्वारा एक नया मिशन करते हैं। हम हर महीने कोई ना कोई टारगेट लेके काम करते हैं कि मुझे पर्ल बनना है, पर्ल से रूबी बनना है, रूबी से डायमंड बनना है, डायमंड अगर हो तो मुझे एग्जीक्यूटिव डायमंड बनना है, एग्जीक्यूटिव डायमंड अगर मैं हूँ तो उसके बाद मुझे सुपर एग्जीक्यूटिव बनना है, और बाद में ब्लैक डायमंड बनना है। ये जो हमने एक मनसूबा अपने मन में बनाए रखा है, उसके साथ साथ प्रकृति के कुछ चीजों को ठीक करने के लिए भी हम अपने आप में कुछ प्रतिज्ञा ले लेंगे। चलो कर देंगे कुछ अलग काम। धन्वंतरी जरिए कुछ हम एक नया मिशन हाथ में ले लेंगे कि जहां हो सके, जैसे हो सके, अगर हम निगरानी अच्छी तरह से कर सकते हैं तो वहां पे हम एक पेड़ लगाएंगे। ना कि उसे लगाकर छोड़ना है, तो उसकी अच्छी तरह से निगरानी करेंगे। जो कुछ आरपीएस हमने कुछ डेमो के लिए कुछ बॉटल खुली हुई है, उस आरपीएस के कुछ बॉटल से एक ढक्कन आरपीएस उस पेड़ को भी डाल देंगे ताकि उस पेड़ की निगरानी अच्छी हो जाए। वो पेड़ जल्दी से बढ़े, फले फूले, और आगे चल के हमारे आने वाली नई नस्लों को ऑक्सीजन दे दे। तो चलो, हर कोई आने वाला जो हमारे ऊपर का संकट है, ये हर बार हमें नई सीख दे के जाता है। तो दोस्तों, इस मौसम के बदलाव में प्रकृति ने जिस तरह से अपना रंग बदला है, उसे ठीक करने के लिए हमें प्रकृति जैसा ही काम करना पड़ेगा। प्रकृति ने जो जो सीखे हमें दी है, उस नतीजे से काम करना पड़ेगा। तो हमने जल खराब किया है ताकि हम बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग इंडस्ट्री से रसायन हमारी धरती में डाल रहे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल खाद इंडस्ट्री हो। हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री से तैयार होने वाले इस खाद के दौरान, इस दवाइयों के दौरान जो वायु हम वातावरण में छोड़ रहे हैं, उसके कारण हमारा वायु भी प्रदूषित हो गया है। और इसीलिए धन्वंतरी का जो मिशन है, वो मिशन है हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। और दोस्तों, कोरोना के इस महामारी ने हमें दिखा दिया है कि अगर सही में आपको कोरोना के इससे बचना है तो आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, और सबसे अच्छा कि आपको वातावरण से अच्छा वायु, जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, वो ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो चलो, आज के इस लेक्चर के दौरान अपने आप में एक प्रतिज्ञा ले लेंगे कि आने वाले इस महीने के अंदर मैं एक पेड़ लगाऊंगा, उसकी निगरानी कम से कम 2 साल तक मैं खुद करूंगा।
जब जब हो सके धन्वंतरी का जो जो प्रोडक्ट मैंने डेमो के लिए खोला है, किसानों के साथ साथ डेमो देते हुए मैं उस पेड़ को वो प्रोडक्ट डालूंगा, ताकि उसको अच्छी तरह से उसकी निगरानी होने के कारण वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। फिर प्रकृति में अगर धूप भी निकल गई तो वो सहने की ताकत वो पेड़ रखेगा। प्रकृति में अगर अकाल पड़ गया है तो भी उससे सहने की वो ताकत पेड़ रखेगा। लेकिन शुरू के हिस्से में साल 2 साल तक हम उसकी निगरानी रखेंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ मैं आज के लेक्चर को शुरुआत करता हूं। आज करीबन 280 से 285 लोग यहाँ पे खड़े हुए ज्वाइन हुए हैं। दोस्तों मैं एक नई स्लाइड आज आपको दिखा रहा हूं। ये स्लाइड जो है मैंने शुरू में ही आपको ये दिखाने का क्यों प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम कुछ धन्वंतरी के इस ऑनलाइन सेगमेंट में कुछ अलग तरीके से काम करना चाह रहे हैं। आने वाले 1 महीना जो हमारे हाथ में है, जून में पूरी तरह से किसानों के हर जगह पे काम शुरू हो जाएंगे। मानसून पूर्व के जितने भी काम रहते हैं वो काम उन्होंने अभी करना शुरू कर दिया है। चाहे वो खेतों में जुताई हो, चाहे खेतों में गोबर खाद डालना हो, चाहे खेतों की अच्छी तरह से मशागत करना है, और जो जून के लिए उनको लगने वाला है उस सभी चीजों को इकट्ठा करना हो, ये काम किसान अपने तौर पे करने वाले हैं। तो फिर हम धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या काम है? हमारे धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक 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 महत्वपूर्ण काम है, जिस काम को आपको ठीक से नोट करके लेना है कि इस 1 महीने के अंदर मुझे क्या काम करना है। तो आने वाले पहले 2 दिनों में पिछले साल जिन जिन किसानों के घर में जाके, खेतों में जाके हमने खेती के कोई नई तकनीक उनको दी है, उन किसान के नंबर, उन किसान की लिस्ट, उन किसान के फसल के नाम, पिछली साल उसने हमारे धन्वंतरी का कौन सा उत्पाद इस्तेमाल किया था, उसके नतीजे कैसे आए थे, क्या दिक्कत आई थी कि जिस दिक्कत का धन्वंतरी के पास भी कोई इलाज नहीं था, आप थक गए थे यहाँ वहां ढूंढ के भी, लेकिन आप उस किसान के हल को सुलझ नहीं पाए थे। इस सब का लिस्ट बनाना है, ये पहला काम आप करो। दोस्तों देखो, ये होमवर्क है। एक कहानी हमारे मोटिवेशनल सभी जो ट्रेनर है बार बार बताते हैं कि दो लोग, दो एक ही उम्र के पेड़ों को काटने का प्रयास कर रहे थे। एक बंदा अपनी कुल्हाड़ी को लेके बार बार उस पेड़ के ऊपर घाव डाल रहा था और उसको काटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बंदा लगातार 15-20 मिनट तक कुल्हाड़ी चलाता था और उसको उसके बाद 5 मिनट उस कुल्हाड़ी को धार लगाने में व्यस्त करता था। तो दोस्तों, नतीजा तो आपको पता चलेगा कि जो बंदा अपनी कुल्हाड़ी को समय समय पर धार लगा के ही घाव डाल रहा था, उसने उस पेड़ को जल्दी काटा। दोस्तों देखो, इस लॉकडाउन के दौरान अभी हम घर से बाहर नहीं निकल रहे पा रहे। इस लॉकडाउन के दौरान अभी हम बहुत, हमारे मन में भी एक अलग तरह का डर है कि मैं मेरे बिजनेस के लिए बाहर निकलूं, और बाहर तो कोरोना है, मैं बिजनेस भी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, हम अपने आप में बहुत खुश नसीब है कि हमारे पास संवाद करने के लिए बहुत से अलग अलग के माध्यम हैं, जिसमें आपके पास व्हाट्सएप है, जिसमें आपके पास फेसबुक है, जिसमें आपके पास टेक्स्ट एसएमएस है, जिसमें आपके पास, आज देखो, आज 400 से 320 से ज्यादा लोगों को मैं यहाँ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में बैठ के बात कर रहा हूँ। ये तंत्र ज्ञान का करिश्मा है दोस्तों। ये तंत्र ज्ञान की हमारे लिए देन है। तो अभी आने वाले इस लॉकडाउन के दौरान, अभी पिछले 15 दिन से तो महाराष्ट्र में हम पूरी तरह से अटके पड़े हुए हैं। अभी ये लॉकडाउन आने वाले 15 मई तक एक्सटेंड किया है। अगर ये हालत ठीक से सुधर नहीं पाई तो यही लॉकडाउन आगे चल के अगर बढ़ भी गया, फिर भी हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। घर में बैठ के भी हम उसी जोश से काम करना चाहिए। घर में बैठ के भी हम उसी ताकत से काम करेंगे। तो फिर कैसे ताकत से काम करेंगे? तो इस तंत्र ज्ञान की तकनीक को हम इस्तेमाल करेंगे और हम लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन लोगों तक पहुंचने के समय पे हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे लिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। क्या होमवर्क है?
किसी भी एक बंदे को, किसी एक किसान को पिछले साल आप मिले थे और उसको एक बॉटल आरपीएस की दी थी, या एक बिजोरिज दिया था, या एक बैक्टोरिज दिया था, या एक ट्रैपोरिज दिया था, या सॉइल गार्ड दिया था, सिल्कोरिज दिया था, जो कुछ हमारे धन्वंतरी के खेती का कोई भी इनपुट उस किसान को दिया हो, तो उस किसान को आप एक कर्टसी कॉल करो कि भाई साहब कैसे है, आने वाले सीजन देखो, दुनिया भी रुक गई फिर भी किसान रुकने वाला नहीं है। दुनिया भी रुक गई फिर भी किसान का काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि किसान काम करता है इसलिए दुनिया चल रही है। दुनिया रुक भी गई तो भी फिर उसको खिलाने का काम भी किसान को ही करना है, इसलिए किसान कभी रुकता नहीं दोस्तों, उसके काम भी कभी रुके नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे पिछले साल जो जो किसानों ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उनको प्रायोरिटी से, कोई कोई किसानों ने हमें ऐसे ही ठुकराया था उनको भी लिस्ट में लेना है, उनको एक कर्टसी कॉल करना है। कोरोना के खिलाफ प्रतिकार क्षमता तैयार करने के लिए जो जो हमारी दवाइयां हेल्थ के लिए, उनके बारे में उनके साथ 2-4 बातें कर लो। कैसे हमारा इम्यूनिटी अच्छी तरह से रिजल्ट दिखा रहा है इस कोरोना के महामारी के खिलाफ, कैसे हमारा ओरैक का स्प्रे हो, ओरैक की लॉन्च हो, ये काम कर रही है, कैसे हमारा पंचतुलसी काम कर रहा है, कैसे हमारा रेस्पिरिच काम कर रहा है, ये सब उसको बताओ। उसके साथ फिर से एक अलग नाता बनाओ, उसको ये अच्छी तरह से जानकारी दे दो कि भैया घबराओ मत, हम भी इसी से उलझ रहे हैं लेकिन हमारे पास कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस इन दवाइयों के कारण है। हमारे पास कॉन्फिडेंस है क्योंकि धन्वंतरी ऐसी कंपनी है कि जो पिछले 15 साल से इम्यूनिटी की बात कर रही है। धन्वंतरी ऐसी कंपनी है कि जो देश के हर एक हिस्से में जाके, हर एक प्रदेश में जाके, हर एक जिले में जाके बहुत से मरीजों को ठीक किया है। ये कॉन्फिडेंस उसमें दे दो, बिल्कुल वो मान जाएगा, और धीरे 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 वो अपना एक 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 छोटा छोटा इम्यूनिट से लेके और से लेके जो दवाई है वो इस्तेमाल, क्योंकि अभी कोरोना किसी ठराविक एक लोगों के तो नहीं है, कोरोना देश के हर एक इंसान तक पहुंच गया है, और हर ये कोरोना का भय जो है, ये भय अभी हर किसी के दिमाग में है। इसी भय को हमें दूर करना है, और इसलिए हमारा जो इम्यूनिटी कवच है उसकी जानकारी दे दो उसका, और बाद में फिर बात छिड़को कि चलो आने वाले दिनों में आपको बुआई करनी है, तो जो कुछ धान के बीज है उसका क्या हुआ है, धान का बीज आपका घर में पड़ा हुआ है या मार्केट से लाने वाले हो, खाद का आपके पास क्या इंतजाम है। आने वाले दिनों में खाद में सबसे बड़ी, मैं ये बात ये नहीं कहूंगा, लेकिन देखो खाद तैयार करने के लिए जितना भी कुछ रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और आपको पता होगा स्टील के रेट बढ़ गए हैं, प्लास्टिक के रेट बढ़ गए हैं, पॉलीप्रोपिलीन ग्रेन्यूल से जो जो बन रहा है, ठिबक सिंचाई से लेके सबके जो पाइप बन रहे हैं उसके रेट बढ़ गए हैं। एक 15-20 दिन पहले एक न्यूज पेपर में आई थी, और वो एक कंपनी की न्यूज थी कि जिसमें उन्होंने दिखाया गया था कि 1250 या 1300 रुपए में मिलने वाली डीएपी की खाद की बैग आने वाले दिनों में 1800 से 1900 रुपए तक जाएगी। बाद में उस न्यूज को फिर से एक बार रिवर्ट किया गया, और कंपनी ने कहा कि ये हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन का बातचीत थी, ये कोई न्यूज नहीं है। दोस्तों उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन अगर हमारे देश में रासायनिक खाद बनाने के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको आयात कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखो कि आने वाले दिनों में इसके रेट बढ़ने ही वाले हैं, बढ़ने ही वाले हैं उसके रेट। अगर रेट बढ़ने वाले हैं तो देखो ये जो स्लाइड मैंने आपको शेयर की है, मेरी स्लाइड दिख रही है इंडियन फर्टिलाइजर मार्केट की, एक सर्वे है, स्लाइड दिख रही है मेरी? यस सर दिख रही है। थैंक यू। इसमें मार्केट डायनामिक्स एंड सेगमेंट, ये स्लाइड मैंने आपको थोड़ा डिटेल में मैं आज डिस्क्राइब करने वाला हूं, क्योंकि देखो दोस्तों हमारा पूरा एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है ना, ये इस स्लाइड से घूमता है। एक सर्वे है एक कंपनी द्वारा किया गया, और जिसमें इंडियन फर्टिलाइजर मार्केट का अगर देखेंगे तो आने वाले दिनों में इंडियन फर्टिलाइजर में जितना भी कुछ कंजम्पशन हो जाता है, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है या जैविक खादों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से है वो, और उसमें डोमिनेंस क्या है, प्रभाव किसका ज्यादा ऊपर है। अगर हम उपयोग के हिसाब से अगर देखेंगे
तो बाय एप्लीकेशन आप यहाँ पे देखिए, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में रासायनिक खादों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो सबसे पहले ऑयल सीड, उसके बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसके बाद अदर्स, उसके बाद फार्मिंग और उसके बाद गार्डनिंग। दोस्तों, आने वाले मौसम में ऑयल सीड क्रॉप में, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो सूर्यमुखी हो, जो कुछ बातें आने वाले दिनों में ऑयल सीड जितने भी फसल हैं, उन सभी फसलों में हमें एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, कि सोयाबीन की फसल में एक बार किसान कभी भी गोबर नहीं डालेगा, लेकिन रासायनिक खाद डालेगा ही डालेगा। धान की फसल में बहुत बार अगर नहीं मिल रहा है तो वो गोबर पे काम चला लेता है। फिर भी अभी किसान की आदत ऐसी हो गई है कि धान पे फसल में भी यूरिया का कंजम्पशन ज्यादा हो। बाय सेगमेंट में जब आप जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको देखेंगे तो ये जो यूरिया जो लिखा गया है, ये यूरिया ब्लू वर्ड्स में लिखा है, ये डोमिनेंस है। मार्केट में सबसे ज्यादा खाद कौन सी बिकती है? तो यूरिया बिकती है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, डीएपी, एमओपी, एसएसपी और बाद में बाय प्रोडक्ट टाइप में आप जाएंगे तो डोमिनेंस मार्केट में किसका है? केमिकल फर्टिलाइजर का है। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर है। और बाय रीजन में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि बाय रीजन में आप जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा केमिकल खाद का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर सेंट्रल इंडिया, उसके बाद फिर साउथ इंडिया। ईस्टर्न इंडिया का मेरे पास एक मैप भी है, नेक्स्ट जब मैं फसल वाइज आने वाले दिनों में हम लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि जनरल लेक्चर से ज्यादा अभी कोशिश ये रहेगी कि देखो, अगर धान में ही हमें काम करना है तो एक पूरा 1 से 1.5 घंटे का जो लेक्चर है वो खाली धान की फसल पे होगा, कोई नहीं, बाकी दूसरी कोई फसल, बाकी दूसरा कोई भी शब्द ये लेक्चर में उठाया नहीं जाएगा। खाली धान की फसल के ऊपर ही लेक्चर लिया जाएगा, ताकि अगर वेस्ट बंगाल के किसी धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर को धान में काम करना है तो उस लेक्चर में जुड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसी डिस्ट्रीब्यूटर को धान में काम करना है, एमपी में, राजस्थान में, सॉरी पंजाब में, हरियाणा में, या तमिलनाडु हो, या तेलंगाना हो, या आंध्रा हो, या कर्नाटका हो, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के अपने क्लाइंट धान के फसल के है वो वहां पे जुड़ जाएगा। और उस धान के फसल में देखो दोस्तों, हमने कृषि मंथन में पूरा शेड्यूल देने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक बात ये कहूंगा फिर से एक बार, कि आज भी 100 में से 90 लोग, करीबन 90 लोग उस धनवंतरी के दिए गए शेड्यूल को देखते ही नहीं। दोस्तों, शेड्यूल के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार आप मार्केट में जब जाते हो तो आपको ये सवाल पूछा जाता है कि देखो, सब कुछ हम आपका इस्तेमाल करते हैं, चलो हमारी फसल में बदलाव लेके देखो। उस समय पे फिर हमारे दिमाग में आ जाता है, यार मुझे तो आरपीएस के बारे में जानकारी है, लेकिन कोई कीड़ा गई तो मैं क्या करूं? फिर पूछना पड़ता है। बार बार बताया गया होता है कि चलो पहले ट्रैपोरिच लगाओ, उसके बाद सिल्कोरिच ले लो, उसके बाद इम्यूनोरिच अल्ट्रा ले लो, उसके बाद नया जो लॉन्च हुआ है क्रॉप गार्ड वो ले लो, ये बताया जाता है। लेकिन फिर भी उस समय फिर हम अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो दोस्तों, आने वाले 2-3 दिन से ये सीरीज डेफिनेटली शुरू हो जाएगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन चला है, और महाराष्ट्र में लॉकडाउन चलने के कारण हुआ क्या है, 7 से 11 तक ही यहाँ पे ओपन रहता है, और 11 बजे के बाद पूरा क्लोज हो जाता है। इसीलिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो 7 से 11 के बीच में ही बाहर निकलते हैं, और इसलिए बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए भी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं। और इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि उस मीटिंग का जो समय है वो हम शाम के समय पे रखेंगे, ताकि अगर आपको किसी धान के किसान को भी उस मीटिंग में इनवाइट करना हो तो आप कर सकेंगे, ताकि किसान शाम के समय ही समय दे पाएगा। दिन में किसान के पास समय नहीं है दोस्तों, वो सुन नहीं पा रहा है, और फिर हम धान की फसल ले लेंगे, ताकि धान में काम अभी शुरू हो जाएगा 15 दिनों में। 15 दिन के बाद धान की नर्सरी डालना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमारा बीजोरीज प्रमोट करना है। अभी हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ हो या मराठवाड़ा रीजन में अभी कपास का काम शुरू हो गया है दोस्तों, खेतों में जुताई शुरू हो गई है, उसके बाद अभी बीज लाया जाएगा। तो हमारा काम शुरू से हो जाए, ताकि फिर आने वाले दिनों में दिक्कत को मुकाबला करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसलिए दोस्तों, आने वाले दिनों में हम फसल के ऊपर
सेरीज ले रहे हैं। फिर उस अगर कपास का है तो कपास का पंजाब का किसान उसके साथ जुड़े, पंजाब का डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े, आंध्रा का जुड़े, तेलंगाना का जुड़े, तमिलनाडु का जुड़े। धान का है तो पूरे इंडिया का कोई भी धान में काम करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर और धान का किसान उसमें जुड़े। फल और सब्जियों का एक सेशन हम देने वाले हैं, और आने वाले दिनों में आप लोगों के डिमांड के तहत हम एक एक फसल को ले लेंगे। एक सेशन हमारा खाली जिंजर और टर्मरिक के ऊपर ही होगा, ताकि 1 घंटे में आपको पूरा 1 घंटा धन्वंतरी के कौन से उत्पाद अदरक और हल्दी के ऊपर अच्छी तरह से काम करते हैं, तो आपको पूरा शेड्यूल दिया जाएगा। उस समय पे मेरी आप सबको रिक्वेस्ट रहेगी, आपको नोटपैड और पेन लेके ही बैठना है। आपको पूरा शेड्यूल पूरी तरह से लिख के लेना है, ताकि फिर किसी अपलाइन को फोन करने की आपके ऊपर नौबत ना आए। दोस्तों, इस तरह फसल के हिसाब से आपके पास एक बार अगर शेड्यूल मिल गया तो आपका 80% काम हो गया। दोस्तों, 20% काम वातावरण के बदलाव के अनुसार हमें कुछ थोड़े बहुत रिकमेंडेशंस आगे पीछे करने पड़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी उत्पाद है उसमें उस तरीके से हम बदलाव लाने, और इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये स्लाइड मैंने यहाँ पे क्यों ली है, इस स्लाइड के ऊपर ही मुझे आने वाले आधा घंटा भी बात करनी है, क्योंकि आप इस स्लाइड को ठीक से देखिए। इस स्लाइड्स में जो 3 बातें प्रोमिनेंटली दिए हैं, उसमें देखो दोस्तों, यूरिया का इस्तेमाल खेतों में ज्यादा होता है, और यूरिया के इस्तेमाल ज्यादा होने के कारण ही खेतों में आगे की समस्या आती है। धान में यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करो, धान में महुआ ज्यादा आ जाएगा। धान में यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा, धान में ब्लास्ट ज्यादा आएगा। धान में यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करो, धान में स्टेम बोरर भी ज्यादा आएगा, तना छेद भी जाएगा। तो यूरिया का इस्तेमाल अगर हमें कम करना है तो बीजोपचार से लेके यूरिया के बजाय अगर हम आरपीएस ग्रेन्यूल्स डाल दें, यूरिया का इस्तेमाल कम करना है तो यूरिया को ही हम आरपीएस कोट करके लगाए, तो यूरिया का जो खेतों की फसलों द्वारा जो शोषण है वो बढ़ जाएगा। तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, यूरिया कम इस्तेमाल होगा। यूरिया अगर कम इस्तेमाल है तो खेत के ऊपर कीड़े कम है, यूरिया कम इस्तेमाल है तो खेत के ऊपर रोग कम आते हैं, और फसल के ऊपर अगर कीड़े और रोग कम आ गए तो दोस्तों किसान की फसल बच जाती है। और इसीलिए हमें क्या है, इस स्लाइड से क्या पता चलता है, तो धन्वंतरी को काम करना है। देखो, धन्वंतरी ने बीजोरिच में एक इस तरह का फफूंद दिया है जिसके बीजोपचार अगर अपने धान में हो, सोयाबीन में हो, कपास में हो, गन्ने में हो किया, तो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, जिसको उठा के, जिसको शोषित करके फसल को देने का काम हमारा ये बैक्टीरिया बीजोरिच में या बैक्टोरिच में जो दिया है वो करता है। तो फिर यूरिया को अगर हमें कम प्रमोट करना है तो हमारे पास कोई ना कोई दूसरा उपचार चाहिए, और वो है हमारे बीजोरिच में या बैक्टोरिच में दी गए बैक्टीरिया। लेकिन हमारे दिमाग में तो समझ में आना चाहिए कि देखो, जो कुछ है, देखो पहले किसान का जो अट्रैक्शन होता है वो खाद की तरफ होता है, बाद में वो दवाई, कीड़ आने के बाद वो दवाई के बारे में सोचता है, कीड़ आने के बाद वो फफूंदनाशक के बारे में सोचता है, खरपतवार आने के बाद वो खरपतवार नाशक के बारे में सोचता है। लेकिन शुरू में क्या डालता है, मैंने ये स्लाइड क्यों दिखाई है कि देखो कोई भी पौधा हो तो सबसे पहले उसको खाद दिया जाता है। अभी देखिए ना, कोरोना में दवाई से पहले हमें पहले ये बताया जाता है कि प्रोटीन का ये ले लो, सहारा ले लो, प्रोटीन युक्त डाइट आपका चाहिए, आप अंडे खाओ, आप चिकन खाओ, आप सब्जियां खाओ, अच्छे फल खाओ, ये सिखाया जाता है, ताकि आपका खाद अगर अच्छा है तो ही आपका आने वाले दिनों में फसल अच्छा होगी। और रासायनिक खाद का एक स्लाइड जो है, उस स्लाइड में अभी वो स्लाइड मेरी फसल के इसमें प्रेजेंटेशन में दी गई है कि देखो दोस्तों, 1960-65 में 1 किलो धान तैयार करने के लिए 1 हेक्टर के लिए हमें 1 किलो फर्टिलाइजर में काम होता था, वही आज हमारा 14 किलो तक बढ़ गया है। तो देखो, 14 किलो अगर हम खाद डाल के 1 किलो अनाज बना रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत नाइंसाफी है। 1 हेक्टर में अगर जिस तरह से खाद की मात्रा हम देते हैं, वहां से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास खाद की उपलब्धि होने के कारण और खाद का असंतुलित वापर करने के कारण ही हमारे इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में खेती फसल में तकलीफ बढ़ रही है।
क्योंकि डाला हुआ खाद उठाया नहीं जा रहा है, उसको उठा नहीं पा रही है फसलें। और ये क्यों नहीं उठा पा रही है? क्योंकि जितना ही खाद जरूरी है उतना ही हमारे मिट्टी में खाद को उठाने वाले सूक्ष्म जीव, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ये जरूरी है। और इसीलिए धन्वंतरी के बास्केट में करिश्मा दिखाने के लिए जितना आरपीएस जरूरी है उतना ही दोस्तों बैक्टोरिज भी जरूरी है। किसान को सही में रिजल्ट दिखाने के लिए जितना आरपीएस जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण हमारा बैक्टोरिज है। लेकिन बहुत बार हमारे दिमाग में खाली एक होता है कि नहीं नहीं, आरपीएस आसानी से बिक रहा है, हम आसानी से दे रहे हैं, आसानी से जा रहा है तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, किसान को अगर सही में हमें रिजल्ट दिखाना है तो जो कुछ दिया है खाद उसने, उसको उठाने का काम करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बैक्टोरिज में है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बीजोरिच में है। मैं फसल के हिसाब से जब सेमिनार लेने वाला हूं दोस्तों, तो मैं आपको एक एक फसल में आपके राज्य में कितना एकड़ की बुआई है उसके ऊपर आपने अगर ठान लिया, धन्वंतरी ने अगर सोच लिया और धन्वंतरी ने अगर प्रयास किया, धन्वंतरी यानी कि आप लोग, हम सभी ने अगर प्रयास किया और अगर हम 1% कितना 1% भी काम कर पाए, 100% से हमें काम कितना करना है, 1% भी अगर काम कर पाए तो धान की अकेली फसल छत्तीसगढ़ जैसे, ओडिशा जैसे, बिहार जैसे छोटे छोटे राज्यों में से भी हर साल 100 नए डायमंड बना सकती है। 1% काम करना है हमें खाली। जितने एकड़ पे, जितने हेक्टर पे धान की बुआई की जाती है उस पूरे एरिया से 1% एरिया के ऊपर भी अगर हमने काम किया ना दोस्तों, तो भी छोटे छोटे राज्यों में हर साल नए, बोल रहा हूं मैं, नए जो बने हैं डायमंड वो तो एग्जीक्यूटिव, सुपर एग्जीक्यूटिव बनेंगे, लेकिन एक फसल से, मैंने छोटे राज्यों की बात की है, 1% भी काम हुआ तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों से 100 डायमंड खाली धान की फसल के ऊपर काम करके तैयार हो जाएंगे। और यही बात है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में धान की फसल हो या गन्ने की फसल हो, उस फसल में पूरे क्षेत्र के खाली 0.1%, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा में 1% की बात कर रहा हूं, लेकिन यूपी जैसे राज्य में 0.1% भी अगर हमारे लोगों ने काम किया तो भी अकेले यूपी से हर साल नए कम से कम 200 से 400 डायमंड बन सकते हैं। उस फसल को ठीक से जानना है। हम जनरल वे में लेते हैं दोस्तों, बहुत जनरल वे से लेते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा है, इसके ऊपर छिड़काव रिजल्ट दिखाई देगा। नहीं, हमें फसल में क्रांति करना है। हमें फसल में बीजोपचार से लेकर कटाई तक इस तरीके से हमारी तकनीकी देनी है ताकि कटाई की गई फसल फिर से जहर मुक्त फसल के नाम पे हमारे धन्वंतरी ग्लोबल के स्टोर में आ जाए और हमारे लोगों को वो खिला पाएंगे। हमें खाली एक आरपीएस की बोतल बेच के काम नहीं करना है दोस्तों, हमें खाली एक ट्रैपोरिज लगा के काम नहीं करना है दोस्तों, हमें उस फसल की A to Z पूरी बायोलॉजी समझ के लेना है ताकि मार्केट में फिर कोई भी कंपनी का कोई भी कॉम्पिटिटर हमारे सामने खड़े हो जाए। दोस्तों देखो, अगर रासायनिक खाद का कोई कंपनी का प्रतिनिधि, कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने बात कर रहा है तो बहुत बार आपको लगता है कि अरे ये तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, ये हमसे ज्यादा जानता होगा, इसके सामने कम बात करूं। लेकिन दोस्तों मैं ये दावे के साथ कहूंगा, अगर खाद बेचने वाली कंपनी का वो रिप्रेजेंटेटिव है तो वो खाली खाद के बारे में ही जानता है, आप ज्यादा टेंशन मत ले लो, वो दवाई के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। उसी तरीके से अगर दवाइयों के बेचने वाले कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो खाली दवाई के बारे में ही ज्यादा जानेगा, वो खाद के बारे में नहीं जानेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि धन्वंतरी का डिस्ट्रीब्यूटर हर कोई थोड़ा थोड़ा जाने। देखो सबको सब कुछ नहीं आता है, हर कोई चीज थोड़ी थोड़ी जाने। हम कीड़ रोग के बारे में थोड़ा जाने, हम खाद के बारे में थोड़ा जाने, हम जैविक खाद के बारे में थोड़ा जाने, हम जितने प्राकृतिक तरीके हैं कीड़ और रोग के अटकाव के वो जाने। ये अगर थोड़े 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 उस फसल के हिस्सों में हमने अगर जान लिया तो दोस्तों धन्वंतरी का डिस्ट्रीब्यूटर 100 लोगों के 200 लोगों के सामने भी खड़ा रह के बुआई से लेके कटाई तक की बात कर पाएगा, बुआई से लेके कटाई तक बात कर पाएगा। तब जाके किसानों के बीच में हमारा एक अलग नजरिया बन जाएगा, किसान हमारी तरफ एक अलग नजरिया से देखेगा और वो बोलेगा कि नहीं यार, ये मुझे खाली बीजोपचार नहीं सिखा रहा है,
ये मुझे ये भी बता रहा है कि आने वाले अगले साल के लिए अगर तुम्हें खुद का ही बीज बचा के रखना है तो उस बीज का स्टोरेज कैसे करें, फिर उसमें हम ग्रेन रिच कैसे प्रमोट करेंगे, फिर कौन से बैग में हमें उसको स्टोर करना है ये करें। ये छोटी 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 चीजों को हम उस फसल के शेड्यूल में ले रहे हैं दोस्तों। उस फसल के शेड्यूल में ये छोटी छोटी बातें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के बहुत से कंपनियों को मध्य प्रदेश के शासन द्वारा ये बताया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के शासन या फिर कोई भी कंपनी ये नहीं बता रहे, लेकिन आने वाले दिनों में अगर सोयाबीन की बीज अगर कम पड़ती है तो दोस्तों सोयाबीन का रेट अभी जो बढ़ गया है ना, देखो दोस्तों सोयाबीन के रेट आपको मालूम नहीं होगी, 6,500 7,000 तक 7,500 तक सोयाबीन की फसल के रेट, सोयाबीन के रेट अभी बढ़ गए दोस्तों। सोयाबीन की फसल, सोयाबीन के दाने के रेट ये इतने क्यों बढ़ गए ग्रेन्स के, क्योंकि आने वाले दिनों में बीज लगने वाला है 1 महीने के अंदर। बीज नहीं है, बीज कम पड़ रहा है। धनवंतरी द्वारा मैंने लास्ट ईयर भी आपको सोयाबीन के बारे में ये कहा था कि देखो हमारे किसान को ये बात पता के रखना है कि देखो भाई, अगर इस साल तुमने बीज की 1 बोरी मार्केट से लाई है तो तैयार हुए सोयाबीन से 2 बोरी खुद की बीज के लिए बचा के रखो, बाकी की बेचो, ताकि आने वाले दिनों में फिर बीजोपचार का सहायता लेके बीजो रिच आरपीएस का इस्तेमाल करके आप खुद का घर का बीज इस्तेमाल कर सकते हो। धान में तो हम घर का बीज 3-3 4-4 साल तक इस्तेमाल कर पाएंगे। गन्ने में हम खुद के ही क्षेत्र का गन्ने में से अच्छे गन्ने निकाल के हम दूसरे 2 एकड़ की रोपाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये हम धनवंतरी की इस फसल के शेड्यूल में लेने वाले हैं, और इसीलिए नेक्स्ट वीक या इसी सप्ताह से जो जो फसल के शेड्यूल का टाइम टेबल आपके पास आएगा दोस्तों, उसका ठीक तरह से आप ध्यान में रख के वो अटेंड करो। नोटपैड लेके अटेंड करो, पेन लेके अटेंड करो, हर कोई चीज को नोट करो। वैसे तो यूट्यूब पे लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन बहुत बार हम सुनते हैं तो 50% काम समझ में आ जाता है, सुन के लिखते हैं तो 75% समझ में आ जाता है, और सुनने के बाद जो लिखा है उसे पढ़ते हैं तो 100% ध्यान में रह जाता है। और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, विनती सबको, कि देखो जो फसल का शेड्यूल आपको दिया जाएगा, जो फसल के विभिन्न अवस्था में हमें क्या क्या काम करना है ये दिखाया जाएगा। ये क्यों करना है दोस्तों, देखो हमारे धनवंतरी जरिए आने वाले दिनों में जो जो मैसेज आपको ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, उस ब्रॉडकास्ट किए हुए मैसेज के जरिए आपको उस तरीके के इनपुट का आपके पास स्टॉक करके रखना है। अगर पिछले साल दोस्तों आपने 100 बॉटल बीजो रिच की बेची है, तो इस साल आप उसी बीजो रिच के बेचे हुए बॉटल के रिकॉर्ड के ऊपर, नतीजे के ऊपर इस साल 1000 बॉटल बीजो रिच की बेच सकते हो। 1000 नहीं, लेकिन 100-200 तो अपने पास स्टॉक करके रखो, ताकि फिर इस लॉकडाउन के सिलसिले के दौरान अगर मूवमेंट हमारा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया, अगर माल टाइम पे नहीं मिल रहा है, कोशिश तो ये ही रहेगी कि एग्रीकल्चर का मटेरियल है, कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा, हर जगह पे अच्छी तरीके से हो जाएगा। लेकिन 15 दिन 1 महीना ही हमारे पास वो आ गया तो फिर काम करने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, काम करने में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इसीलिए होमवर्क अभी आने वाले 2 दिन में आपको क्या करना है, तो पिछले साल जो जहां जहां पे जिन जिन फसल के ऊपर आपने काम किया था उसका रिकॉर्ड बनाओ। जून के महीने में आपने जो कुछ माल बेचा था उसका रिकॉर्ड बनाओ, उतना माल कम से कम अपने पास स्टॉक करके रखो, नहीं तो नजदीक की जो भी फ्रेंचाइजी है उसके यहाँ पे ऑर्डर डाल के देखो, क्योंकि खेती रुकने वाली नहीं है दोस्तों। बीजो रिच का स्टॉक करके रखो, ताकि बीजो रिच की बॉटल बहुत छोटी है, 1-2 बॉटल के लिए तो 50 किलोमीटर जाना मुश्किल है, हमें उसमें 20 रुपए मिलने वाले हैं, और हमारा पेट्रोल के ऊपर अगर 200 रुपए खर्चा हुआ तो ये बिजनेस नहीं है। और इसीलिए मेरे पास अगर 100 किसान है जो धान लगा रहे हैं, तो उन 100 किसानों को मैं आज से ही बीजो रिच का पैम्पलेट देने की कोशिश करूंगा। मैं आज से ही उनके व्हाट्सएप के ऊपर बीजो रिच का मैसेज डालना शुरू कर दूंगा, ताकि मैं 2 बार 4 बार 5 बार बीजो रिच डाल डाल के। और सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, आपको यही बात बतानी है कि आप किसान भाई देखिए, सोयाबीन का बीज अगर मार्केट से मिल नहीं रहा है तो आपके पास जो सोयाबीन का बीज है, उस सोयाबीन के बीज को आप बीजो रिच लगा के, आरपीएस लगा के अच्छी तरह से बुआई कर सकते हो और अच्छे नतीजे पा सकते हो। तो फिर किसान के दिमाग में एक मैसेज गया, चलो मार्केट से अगर सोयाबीन नहीं भी मिला तो मेरे पास जो बचा हुआ है उससे मैं अच्छा निकालूं, उसको अच्छी तरह से बीजोपचार करूं,
क्यों? क्योंकि ये तो 20 महीने मार्केट से नहीं लाया है, तो बीजोपचार करना जरूरी है, नहीं तो फिर अंकुरित कम हो गया तो मेरा नुकसान होगा, इसलिए फिर वो बीजोपचार के लिए राजी हो गया। बीजोपचार के लिए राजी हो गया तो फिर बीजोपचार कैसे करना है, तो फिर आपको मैसेज भेजना है। आपका मैसेज जाने के बाद फिर वो आपको मैसेज करेगा कि भाई साहब मैंने आपका मैसेज तो पढ़ा है, लेकिन वो बीजोरिच मुझे चाहिए, मुझे आरपीएस चाहिए, आप उसका स्टॉक करके रखो, ताकि वो मांगेगा, कल उसकी बुआई है और 4 दिन आपके पास बीजोरिच नहीं है तो उसकी बुआई हो जाएगी, वो रुकेगा नहीं दोस्तों। तो होमवर्क क्या करना है, यहाँ पे घर पे बैठ के हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि 200-250 रुपए की बीजोरिच की ये दी गई दवाई आज के इस माहौल में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीड का ही शॉर्टेज आने वाला है, सीड का ही शॉर्टेज आने वाला है। तो फिर उसके घर में बचा हुआ बीज को वो अच्छी तरह से, फिर उसमें हम उसको क्या सिखा रहे हैं कि दोस्तों धन्वंतरी द्वारा हम आपको एक विनती ये भी कर रहे हैं कि अगर सोयाबीन का घर का बीज आपको ये करना है तो उसकी पहले जांच करो। अभी जांच कैसे करना है, हमें कुछ धन्वंतरी से कुछ देना है क्या, उसको नहीं देना है, लेकिन क्या देना है दोस्तों, उसको ये बात बताना है कि देखो कि 100 अच्छे तरीके से बीज निकालो आपके पास जो सोयाबीन पड़ा हुआ है उसमें, उसके ऊपर पानी छिड़काओ, हमारा थोड़ा सा बीजोरिच, थोड़ा सा आरपीएस उसको लगा दो, और एक बोरी जो अपने जूट बैग रहती है उसमें वो 100 बीज है उसको रख दो और उसके ऊपर पानी छिड़काते रहो। 7-8-10 दिन के बाद देखो पानी छिड़काते छिड़काते जब 100 में से 90 या 85 बीज अगर अंकुरित हो गए हैं तो आपके पास जो बीज पड़ा हुआ है उसका जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो 85% है। कितना है? 85% है। तो दोस्तों अभी आपको क्या काम करना है, तो धन्वंतरी द्वारा हम उनको मैसेज दे देंगे कि दोस्तों अगर आप 40 किलो का बीज एकड़ में बुआई के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, अगर घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हो तो 45 से 48 किलो इस्तेमाल करो, ताकि आपका जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो 85% है, और आपने जो 10-20% ज्यादा बुआई की है जिसके कारण आपकी फसल की जो यील्ड है वो कम नहीं होगी। और फिर 48 किलो के लिए जो बीजोपचार के लिए संसाधन लगने वाला है वो है अपना बीजोरिच, दे दो 250 ml उसको, वो है अपना आरपीएस, दे दो 250 ml आपको। आज के लिए उसके दिमाग में एक महत्वपूर्ण मैसेज क्या गया दोस्तों, कि धन्वंतरी के बंदे ने मुझे घर के बीज का जर्मिनेशन परसेंटेज चेक कैसे किया है, करना है, वो सिखाया। उसके दिमाग में फीड हो गई बात, पूरे साल तक वो आपका कस्टमर बन गया। ये छोटी सी आज की उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली बात अगर धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको बताई है तो उसके लिए धन्वंतरी का डिस्ट्रीब्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोई सोयाबीन का बीज बेचने वाले कंपनी के प्रतिनिधि नहीं है, ना ही हम खाद बेचने वाले प्रतिनिधि, हम किसान का लागत खर्च कैसे कम किया जाए उसके छोटे छोटे चीजों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। देखो दोस्तों अभी 2-3 दिन से महाराष्ट्र में बारिश शुरू हो गई है, जिस बारिश को हम मई के 20 तारीख के बाद एक्सपेक्ट करते हैं वो अभी अप्रैल के एंड में ही गिर गई। तो दोस्तों हर साल सफेद गिडार का जितना प्रकोप होता है इस साल ज्यादा प्रकोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग लेइंग ही 1 महीना पहले शुरू हो गया है, और एक बार एग लेइंग ही 1 महीना पहले शुरू हो गया है। तो दोस्तों इस बार आने वाले दिनों में जिंजर की फसल हो, टर्मरिक की फसल हो, इवनली कपास की फसल हो, गन्ने की तो रहती है, मूंगफली की फसल हो, समर ग्राउंडनट जहां जहां पे, उन सभी फसलों के ऊपर दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में सफेद गिडार का प्रकोप होने वाला है, बहुत बड़ी मात्रा में। अभी सफेद गिडार, व्हाइट ग्रब, जिसके लिए नेमारिच जो हमारा प्रोडक्ट था, नेमारिच ये प्रोडक्ट हम जिंदा कीड़ों के पेट से कुछ हमारे सूत्रकृमि को निकाल के, निमेटोड को निकाल के बना रहे थे। ये प्रोसेस ऐसा था कि हमें जिंदा जो कीड़े हैं उनको निमेटोड से मारना है और फिर उनके शरीर से निमेटोड से निकालना है और फिर उनको पाउडर में डाल के हमें भेजना है। दोस्तों ये प्रोसेस जो थी जितना आपको आसान लगता है सुनने में उतना आसान बनाने में नहीं है। निमारिच का हमारा प्रयास शुरू ही है, वो कीड़े ज्यादा से ज्यादा कैसे तैयार किए जाए ताकि निमेटोड उनके अंदर से शरीर से हम ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बहुत बार उसमें दिक्कतें आ रही है, इसलिए निमारिच के सप्लाई में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। फिर हमने पिछले 1 साल से सोच रहे थे
फिर हमने बहुत से जगह से पूरे विभिन्न क्षेत्रों के राज्य से जहां जहां पे संशोधन शुरू रहता है वहां से थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद अभी इस साल निमारेज को लेके हम थोड़े एक स्टेप आगे निकल चुके हैं। अभी निमारेज का प्रोडक्शन तो चलता ही रहेगा, लेकिन उस प्रोडक्शन में अब एक कोई प्रॉब्लम आ गई तो अगर वातावरण में ऐसे कुछ फफूंद है, प्रकृति में हमारे मिट्टी में ऐसे कुछ फफूंद है, जो फफूंद सफेद गिडार को, जो फफूंद सफेद टर्माइट को, इनको मारने के लिए बहुत गुणकारी है। मार्केट में अलग अलग तरह के फफूंद है, लेकिन वातावरण के प्रकृति के 3-4 ऐसे फफूंद को इकट्ठा करके हमने एक माइक्रोबियल कंसोर्शियम बनाया है दोस्तों, कि निमारेज का जो 3 किलो का पर एकड़ का डोज था उसको डालने में भी हमें दिक्कतें आ रही थी। हम ड्रिप इरिगेशन से हम डाल नहीं पा रहे थे। वही जाके अभी आने वाले दिनों में निमारिच अल्ट्रा नाम का प्रोडक्ट, उसी में हमने थोड़ा सा एडवांस प्रोडक्ट जो हम ड्रिप से दे पाएंगे। निमारिच का जो पर एकड़ का डोज 3 किलो प्रति एकड़ का था, वही हम अभी 1 एकड़ पे लेके आए हैं। और निमारिच अल्ट्रा जो है ये हम ड्रिप से दे पाएंगे, ये हम फ्लड इरिगेशन से दे पाएंगे, हम ये वातावरण के कौन से भी मौसम में दे पाएंगे। और इस आसानी से अगर हम अदरक में, इस आसानी से हम हल्दी में, इस आसानी से हम समर की मूंगफली में, इस आसानी से हम गन्ने में अगर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली इस साल सफेद गिडार के ये जो निमारिच अल्ट्रा प्रोडक्ट है, ये अकेला प्रोडक्ट ही किसान के लिए बहुत वरदान रहेगा। और उसके साथ साथ ही हमारे धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी एक अर्निंग का भी एक बड़ा वरदान रहेगा दोस्तों। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात नहीं है कि ये सफेद गिडार ज्यादा मात्रा में इस साल प्रकोप दिखा रहा है, ये खुशी की बात नहीं है दोस्तों। हमारे लिए तो ये चिंता की बात है कि जितना सफेद गिडार का प्रकोप ज्यादा होगा उतने ज्यादा हमारे मिट्टी में रसायन ज्यादा डाले पाएंगे। क्लोरोपाइरिफॉस, डाइक्लोरोवास जैसे बहुत ही घातक जैसे केमिकल ज्यादा से ज्यादा हमारे मिट्टी में इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों इसके अटकाव के लिए। और इस केमिकल से सफेद गिडार का प्रकोप कम नहीं होता है दोस्तों, बल्कि हमारे मिट्टी के अंदर का जो अच्छा पानी है वो खराब हो रहा है। वही पानी बोरवेल से, कुएं से हम पी रहे हैं। और इसीलिए धन्वंतरी को काम क्या करना है, सफेद गिडार का प्रकोप अगर बढ़ रहा है दोस्तों, तो देखो जो जो फसलों में गोबर इस्तेमाल किया जाता है, गोबर खाद इस्तेमाल किया जाता है, उसको तो सबसे पहले हमारे कंपोस्ट रिच से अच्छी तरीके से कंपोस्ट करो, क्योंकि उसमें अगर सफेद गिडार के कोई अंडे हैं तो वो मर जाएंगे। और अगर उसी अंडों में से ही सफेद गिडार की इल्लियां अगर बाहर निकलने वाली है, उसके अटकाव के लिए अगर पूरे खेत में अगर हमें दवाई देने के बजाय अगर उसी गोबर में ही, कंपोस्ट हुए गोबर में ही अगर हम निमारिच अल्ट्रा डाल दें तो और आसान हो गया। और फिर वही गोबर अगर हम खेत में छिड़काव करके फिर लागत करें, फिर जुताई करें या फिर बुवाई करें तो फिर आसान हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से आने वाले 5 से 6 दिनों के बाद जो भी फसल की सीरीज शुरू हो जाएगी, उस फसल की सीरीज को बहुत सीरियसली ले लो। फिर एमपी, राजस्थान, यहाँ से हिताक्षी राणा मैडम हो, महाराष्ट्र से हमारे गुरुदत्ता सर है, हमारे बारवकर सर है, अभी नए नए एग्रीकल्चर में हमारे डॉक्टर रेवती जाधव मैडम है, हमारे थोरात सर है। इन सब के जरिए हर एक फसल से हम एक एक फसल की सीरीज लगा रहे हैं और उस दौरान उसी फसल के ऊपर काम किया जाएगा। पॉली हाउस की फसल है तो डॉक्टर रेवती जाधव है, थोरात सर है, वो पूरे 1 घंटा आपको पॉली हाउस के फसल का पूरा शेड्यूल दिया जाएगा। फिर उसमें फ्लोरिकल्चर के क्रॉप हो, फिर उसमें शिमला मिर्च का फसल हो, फिर इसमें टमाटर की फसल हो, तो आपको अलग अलग फसल का शेड्यूल दिया जाएगा। और उस फसल का शेड्यूल में धन्वंतरी दिए गए रिकमेंडेशंस को आपको ये करना है। अगर सोयाबीन की फसल हो, मध्य प्रदेश से हिताक्षी राणा मैडम आपको बताएंगे कि शुरू से लेके आखिरी तक सोयाबीन की फसल तक हमें क्या काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, अंत में देखो छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं हर बार बोलता हूँ धान की कटाई से पहले क्या काम करो दोस्तों। देखो जो धान हम कटाई के बाद 40 रुपए या 20 रुपए या 15 रुपए किलो से बेच रहे हैं, उसी धान का बीज लगाते समय दोस्तों हम 50 रुपए से, 75 रुपए से, 100 रुपए किलो से ला रहे हैं। सोयाबीन का जो ग्रेन है ये कभी कभी हम 35 रुपए क्विंटल यानी कि 35 रुपए किलो से बेच रहे हैं।
अगर सोयाबीन का वही 40 केजी की बोरी अगर हमें लाना है बीज की, वो लेकिन 2200-2500 रुपए इसको मिल रही है। इसका मतलब है 22 रुपए से हम बेच रहे हैं, 25 रुपए 30 रुपए से बेच रहे हैं सोयाबीन का ही बीज, बाद में हमें 80 रुपए से 100 रुपए से लेना पड़ रहा है। दोस्तों ये किसान का लागत खर्च बढ़ रहा है। तो फिर हम किसान को धान की फसल में क्या बोलते हैं, सोयाबीन की फसल के में क्या बोलते हैं कि देखो कटाई से पहले आपके 1 एकड़ के खेत में जाके घूमो, वहां पे आपको दिखाई देगा कि कुछ कुछ धान के जो पौधे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो उनको एक अलग तरह की रिबिन लगा के आ जाओ। आपके पूरे 1 एकड़ के फसल में एक 150-200 जगह पे ये रिबिन लगा के आ जाओ, जहां पे आपको लगेगा कि ये बहुत स्ट्रांग फसल है, जिसने बहुत अच्छी तरह से ओम भी बाहर निकाली है, या सोयाबीन में बहुत अच्छी तरह से फली निकाली है, और जिसमें फली के अंदर का जो ग्रेन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इस तरीके से आपने आपके फसल में ये मार्क किया, तो कटाई के समय दोस्तों आपको 10-15 मिनट का या आधा मिनट का, आधा घंटे का एक अलग काम क्या करना है, जहां जहां पे आपने रिबिन लगाई है वो 200-400 पौधे आपको कट के बाजू में लेना है, उसका हार्वेस्टिंग करके वो बीज आपको अगले साल के लिए रखना है, उसको अच्छी सन ड्राइंग करना है, उसको अच्छी बैग में पैक करना है, और वहां पे हमारा ग्रेन रिच देना है, ताकि उस किसान का बीज नेक्स्ट ईयर के बुआई तक अच्छा रहे। आने वाले दिनों में स्टोरेज के इसमें भी धन्वंतरी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। उसमें बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता है कि किसान को ग्रेन स्टोरेज करना है तो उसका मॉइस्चर परफेक्टली कितना रहना चाहिए, लेकिन 100-200 रुपए की हम एक स्ट्रिप लेके आ रहे हैं आने वाले दिनों में, कि जिसको आपने ग्रेन के जो बाहर रखी हुई जो फसल है, चाहे वो सोयाबीन की हो, गेहूं की हो, धान की हो, जिसमें खाली वो स्ट्रिप आपको डाल के 2 मिनट के लिए रखना है और आगे निकाल के देखना है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें मॉइस्चर कितना प्रतिशत है, 5% है, 10% है, 15% है, या 20% है। अगर मुझे स्टोरेज के लिए 5% ही मॉइस्चर अच्छा रहता है, तो मैं 5% मॉइस्चर ही मार्क करके फिर मेरा ग्रेन स्टोरेज करूंगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है दोस्तों आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब लास्ट के इस 5 मिनट में मैं फिर से आपको इस स्लाइड के ऊपर ले लूंगा, क्योंकि देखिए जनरल लेक्चर तो हम हर बार ले रहे हैं, जनरल लेक्चर हमारे सभी एग्रीकल्चर के ट्रेनर आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। हमारे सभी एग्रीकल्चर के ट्रेनर आपको आरपीएस से लेके ट्रैपोरिच तक, आरपीएस से लेके क्रॉप गार्ड तक, आरपीएस से लेके नेमारिच अल्ट्रा तक, आने वाले नए प्रोडक्ट सभी की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। लेकिन बार 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 वही सुन के हम खाली उसको समझ रहे, हम ये नहीं समझ रहे कि हर एक फसल में उसकी काम करने का तरीका अलग है। हर एक फसल के कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है, उसको अगर हम ध्यान में रख के बिजनेस करेंगे तो अच्छा बिजनेस करेंगे दोस्तों। देखो किसान के दिल तक हमें घुसना है, किसान के दिमाग में, किसान के दिल तक घुसना है। जब उसको लगेगा कि मेरा पास आया हुआ धन्वंतरी का डिस्ट्रीब्यूटर मेरे अगले साल के धान की बीज के बारे में सोच दे रहा है, तो धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर को वो अलग नजरिया से देखेगा। धन्वंतरी का डिस्ट्रीब्यूटर खाली आरपीएस बेचने के लिए नहीं आया है, लेकिन सोयाबीन में अगर बीज का शॉर्टेज हो गया, सोयाबीन के बीज के रेट बहुत बढ़ गए, तो आपका लागत खर्च बढ़ सकता है, ये मुझे बता रहा है। ये अगर उसमें ध्यान में आ गया ना दोस्तों, तो वो जिंदगी भर आपका ग्राहक है दोस्तों, जिंदगी भर आपका ग्राहक है, क्योंकि आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, उसके हर एक छोटी छोटी चीज का आप ख्याल कर रहे हो। और इसलिए दोस्तों ये स्लाइड क्या आपको बता रही है, तो अगर देखेंगे आप तो फार्मिंग में सबसे ज्यादा जहां पे खाद इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें ऑयल सीड हो, फ्रूट वेजिटेबल्स हो, धान हो। रीजन वाइज अगर काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा धन्वंतरी के पंजाब, हरियाणा में, यूपी में बहुत काम करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक खादों का इस्तेमाल आज भी देश के सब उसी हिस्सों में ज्यादा होता है, उसी हिस्से में ज्यादा हो रहा है। बाद में वेस्ट इंडिया है जो है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बाद में ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया है। केमिकल फर्टिलाइजर है दोस्तों, दुर्भाग्य से बायो फर्टिलाइजर का आज भी इस्तेमाल बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत बार बैक्टोरिच को लेके जब भी मुझे कोई सवाल आते हैं तो मैं यही बोलता हूं कि दोस्तों रासायनिक खाद बेचने वाले मार्केट में 100 लोग हैं और बायो फर्टिलाइजर बेचने वाला एक बंदा है, तो कंपटीशन कहाँ पे है? कंपटीशन ही नहीं है बैक्टोरिच बेचने के लिए, कंपटीशन ही नहीं है हमारे लिए बीजोरिच बेचने के लिए।
कंपटीशन ही नहीं है दोस्तों, सिल्कोरिच बेचने के लिए, क्रॉप गार्ड बेचने के लिए कंपटीशन नहीं है दोस्तों। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि जो भी प्रोडक्ट धन्वंतरी ने अपने बास्केट में लिए हैं उसको बेचने के लिए मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है। अगर इसको आप अलग नजरिया से ले लोगे, आप बोलोगे कंपटीशन नहीं है तो बिजनेस आराम से होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं है। क्योंकि कंपटीशन नहीं है इसका मतलब है कि इस्तेमाल करने वाले किसान को यह लग रहा है कि यह महत्वपूर्ण ही नहीं है तो उसको मैं इस्तेमाल क्यों करूं। लेकिन दोस्तों वातावरण के इस बदलाव में, प्रकृति के इस बदलाव में आपको, किसान को यह बात ध्यान में देके रखना है कि पिछले 30-40 सालों में तुमने जिस प्रकार से रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया है, जिसका नतीजा यह है कि कीड़े बढ़ गए हैं, जिसका नतीजा यह है कि खरपतवार बढ़ गया है। और इसीलिए अगर कीड़ों को कम करना है, खरपतवार को कम करना है, तो सबसे पहले आपको रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना है। फिर उसका सवाल उठता है कि भाई साहब अगर ऑलरेडी हम दुगना खाद डाल के भी हमें जितना चाहिए उतनी फसल नहीं मिल रहे और आप तो खाद कम करने की बात कर रहे हो। तो दोस्तों धन्वंतरी के बाद ये पास ये इलाज है कि किसान ने आधे किए हुए रासायनिक खाद के इस्तेमाल में भी उसकी चाहत जितनी फसल देने की ताकत हमारा बैक्टोरिच, हमारा आरपीएस, हमारा बीजोरिच रखता है। और ये इस्तेमाल कैसे करना है ये उसको समझाना है। और इसीलिए कंपटीशन नहीं है, इस सोच में रहने की ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमें लोगों को समझा के, हमें लोगों को सिखा के इसको बेचना है, ये बात लिखो। और सीखने के लिए या सिखाने के लिए हमें खुद पहले सीखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ेगा। बीजोरिच को 100 ml में लाने में भी यही था कि कहीं पे आधा एकड़ में, पाव एकड़ में भी बुआई होती है तो वहां पे क्या, फिर 250 ml की बोतल हम क्यों इस्तेमाल करें। दोस्तों 100 ml में बीजोरिच लेके आए, 100 ml में बीजोरिच लेके आए हैं। एक एक 2-2 लाख बोतल बिकनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में खाली धान की जो फसल है ये कम से कम 4 से 6 करोड़ हेक्टर पे, यानी कि 4 से 6 करोड़ हेक्टर पे, यानी कि 10 से 12 करोड़ एकड़ पे बिकी जाती है। हम तो 0.1% पे काम करना बुआई की जाती है, 0.1% पे, 0.2% पे हम काम करना चाह रहे हैं दोस्तों। और 0.1 0.2% पे भी अगर हम काम करेंगे तो भी हम देश में बदलाव की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में काम करते समय एक बात ध्यान में आ गई कि प्रकृति में बाय डिफॉल्ट ही वो राज्य ऑर्गेनिक है, तो क्यों हम वहां पे जहर यूरिया और डीएपी जो डाल रहे हैं उसको कम ना करें। वहां पे अगर कम प्रयास में काम हो रहा है तो फिर हम वहां पे जाके काम करेंगे, तो वहां से हम काला चावल, वहां से हम लाल चावल ज्यादा से ज्यादा उसकी उपज लेके हम पूरे विश्व में उसका मार्केट करें। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैंने यही बात दोहराई थी कि जिस प्रोडक्ट को लेके हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में काम कर रहे हैं वो है आरपीएस, लेकिन आरपीएस के साथ साथ बैक्टोरिच को भी आपको साथ में लेना है, ताकि आरपीएस के जरिए उपलब्ध हुए सफेद जो रूट्स है, जड़े है, सफेद जो जड़े हैं, उनको जो खाद चाहिए वो खाद पकाने का काम हमारे बैक्टोरिच के बैक्टीरिया करते हैं। और इसीलिए आरपीएस और बैक्टोरिच इकट्ठा इस्तेमाल हो गया तो किसान को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आरपीएस इस्तेमाल करने से रिजल्ट मिलते हैं क्या? अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन आरपीएस और बैक्टोरिच इकट्ठा अगर इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और एक बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए तो वो किसान हर बार अपना हो जाता है। और इसलिए दोस्तों ध्यान में रखो, आने वाले दिनों में 2-3 दिन आपके पास अलग अलग तरीके के मोटिवेशनल लेक्चर्स भी आ जाएंगे, अपने रेगुलर प्लान आ जाएंगे, अपने रेगुलर लीडर्स बात कर रहे हैं, उनका शेयरिंग हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि दोस्तों देखो, बिजनेस के लिए जितना तकनीकी ज्ञान महत्वपूर्ण है उतना ही बिजनेस का नॉलेज भी महत्वपूर्ण है। और वो बिजनेस का नॉलेज देने वाली धन्वंतरी बहुत ही बड़ी कंपनी है देश की, कि जहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेनर है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर है हमारे पास। और ज्यादा मोटिवेशनल लेने की बाहर से जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो 10-12 सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड है जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में उन्होंने धन्वंतरी के ऊपर भरोसा रखा, उनकी जिंदगी बदल गई है। दोस्तों अगर ये बदली हुई जिंदगी के नतीजे हमारे सामने हैं तो ज्यादा मोटिवेशन बाहर से लेने की लिए जरूरत नहीं है। तो बिजनेस का ज्ञान आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, तकनीकी नॉलेज अभी फसल के सीरीज के जरिए आपको मिलने वाला है। हेल्थ के लेक्चर्स तो हमारे पास मिलते हैं, क्योंकि हमारे सबके
पितामह ही डॉक्टर रमेश पाटिल सर हमारे लिए सबसे ज्यादा भगवान जैसे है, क्योंकि हेल्थ का नॉलेज तो उनसे अच्छा तो दूसरा कोई देने वाला नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर में फसल वाइज आपको जो नॉलेज दिया जाएगा उसका नोटिंग करो, आपका खुद का एक शेड्यूल बनाओ, आपका खुद का शेड्यूल व्हाट्सएप में स्वतः खुद का खुद टाइप करके रखो, ताकि पूरा शेड्यूल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके 10-20 या 50 किसानों तक पहुंच जाए। खुद का एक ये बनाओ। बहुत से अच्छे क्रिएटर है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की टीम हो खुद का लिटरेचर खुद बनाती है। एक एक लीडर, भांडगे सर है या रमानी सर है या गामानंद जी है, ये वहां पे जितने भी लीडर्स मैंने देखे हैं लिटरेचर खुद का खुद बना रहे हैं, वॉल पे जाके चिपका रहे हैं, खुद का खुद बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल पे जाके चिपका रहे हैं। दोस्तों ऐसे लिटरेचर खुद का खुद आप बना सकते हो, कहीं पंचायत के नोटिस बोर्ड पे, कहीं अच्छे नोटिस बोर्ड पे, कहीं गांव के किसी दीवार के ऊपर, पेड़ों के ऊपर आप चिपका सकते हो, ताकि आने आने वाले जाने वाले किसान उसको देखे। और क्या चिपकाना है हमें, हम कुछ गलत नहीं बता रहे, जो भी चीजें बता रहे हैं वो तकनीकी लेवल पे बता रहे। जो भी रिकमेंडेशंस धन्वंतरी के द्वारा दिए जाएंगे दोस्तों, मैं ये कॉन्फिडेंटली और दावे के साथ कहूंगा कि कोई भी बंदा, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हो या यूनिवर्सिटी का हो, हमें अपोज नहीं करेगा, क्योंकि जो भी रिकमेंडेशंस हम देते हैं वो प्रकृति के तहत देते हैं, वो वातावरण के खिलाफ नहीं देते हैं। और इसीलिए दोस्तों धन्वंतरी द्वारा दिए जाने वाले इस फसल सीरीज को आप अभी आने वाले दिनों में अच्छी तरीके से सुने, आपका खुद का शेड्यूल बनाइए, और उसको सुनने के बाद आपके एरिया में लगने वाले जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है उसका 8 दिन 10 दिन पहले स्टॉक करना सीख लो। किसान किसी के लिए रुकता नहीं है, शाम में बारिश हो गई, सुबह बुआई के लिए किसान जाएगा, वो देखेगा नहीं कि आपके पास बीजोरिच है कि नहीं, वो बुआई करके आने ही वाला है। तो हमारे पास रात के रात में बीजोरिच उपलब्ध होना चाहिए और उसके पास पहुंचना चाहिए, इसीलिए खुद का स्टॉक खुद के पास रहना चाहिए। डिमांड आ गई और बाद में हमने बीजोरिच लिया, डिमांड आ गई और बाद में आरपीएस लिया, कुछ फायदा नहीं दोस्तों। बुआई के बाद फिर वो आपका कस्टमर तभी है जब अंकुरित होकर फसल आएगी और उसके ऊपर कीड़े आएंगे, तब तक आपका वो कस्टमर निकल गया। तो दोस्तों 10-20 बीजोरिच रखने में ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, 10-20 250 ml 500 ml आरपीएस रखने में ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, लेकिन आपकी आज की ये 2 4 5 10 हजार की इन्वेस्टमेंट आपको पूरे साल में 2 4 5 लाख का बिजनेस देने वाली है, ताकि समय पे दी गई हुई इनपुट ही किसान के ध्यान में ज्यादा रहती है। समय पे मिले ना उसको, बुआई से पहले 15 मिनट मिली, बुआई से पहले आधा घंटा मिली, तो उसके ध्यान में साल भर रहता है, और जब भी उसका कोई डिमांड आ जाती है तो पहले आपको ओपन करता है कि साहब मुझे ये जरूरत है, आपके पास है क्या। तो इसीलिए 5,000 या 10,000 की आज की इन्वेस्टमेंट आपको दोस्तों आने वाले साल भर में 5 लाख का बिजनेस देने वाली है। इसीलिए ये बात ध्यान से सुनो, 5-10 बॉटल बिजोरिच के, 5-10 बॉटल आरपीएस के, 5 एखादा बैक्टोरिच का किट, ये आपके पास स्टॉक करके रखो। बुआई का सीजन है तो कम से कम बीजोरिच आरपीएस आपके पास होना ही चाहिए दोस्तों। गोबर डालने का सीजन है, गोबर खाद खेत में डालने का सीजन है, तो आपके पास 5-10 बॉटल कंपोस्ट रिच की होनी ही चाहिए दोस्तों। ये एक बॉटल मंगा के और फ्रेंचाइजी से ला के देने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये आपका बिजनेस है। तो फिर 5-10 बॉटल का ये स्टॉक अगर हर कोई अपने दिमाग में रख के करेगा दोस्तों, तो ही वो समय पे किसान का हल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और वही बंदा वही डिस्ट्रीब्यूटर आगे चल के बिजनेस करेगा। यही विनती के साथ मैं आज यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत ही जल्द ऑफिस द्वारा आपको फसल की सीरीज का पूरे महीने का टाइम टेबल दिया जाएगा। आपका समय, आपके जो महत्वपूर्ण काम है वो निपटा के फसल के सीरीज के समय आप उसको किसी भी समय किसी भी हालत में अटेंड करो, ताकि आने वाले सीजन में, जो खरीफ का सीजन है, रबी का सीजन है या फिर धूप का सीजन है, पूरे साल में आने वाली फसलों के लिए ये जो आपको रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे ये आपके बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से वृद्धि करेंगे। मैं दावे के साथ कहूंगा, फसल के सीरीज के बाद जो बंदा आज पर्ल के ऊपर काम करना है कर रहा है, वो दावे के साथ मैं ये कहूंगा कि नेक्स्ट बारिश के सीजन में वो तुरंत ही रूबी या डायमंड बन जाएगा। ताकि फसल में के ऊपर किस तरीके से काम करना है, कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा हमें प्रमोट करके अच्छी तरह से रिजल्ट दिखाना है,
और रिजल्ट्स दिखा के हमारा बिजनेस बढ़ाना है, उसका डेमो कैसे लेना है, उसको उस फसल के खेत के ऊपर जाके 50-100 किसानों को इकट्ठा करके फील्ड डे कैसा लेना है, ये सब उसमें सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी विनती के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज से आपकी रजा चाहूंगा। घर में रहो, खुशहाल रहो, आपकी फैमिली की अच्छी से अच्छी निगरानी करो, और सभी तरह से हमारी धन्वंतरी के ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट है उसको खुद इस्तेमाल करो। इम्यूरिच का सेवन, पंचतुलसी का सेवन हो, ओरैक हो, रेगुलरली आपके साथ रखो और आप खुशहाल रहो। इसी विनती के साथ रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय